सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। आज है पार्ट 6 और हम आज करने वाले हैं डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। नहीं गाइस, चीम चपाक डम डम नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस है ना। अब ये कुछ लोग नाम सुनते ही शायद वीडियो बंद कर देंगे कि अरे ए भाई मेरे काम का नहीं है, तुम ये फालतू चीज़ें अपने पास रखो, मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे को तो दो लाइन से मतलब, ये एंट्री की लाइन, ये एसएल की लाइन, इसके ऊपर गया तो बाय, इसके नीचे आ गया तो सेल। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई गलत चीज़ नहीं है। बट आपको क्या है ना कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन या एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन चाहिए पड़ेगा किसी भी चीज़ का। अब वो कैसे आएगा? वो आएगा फंडामेंटल एनालिसिस से। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट, अब ऐसा भी नहीं है कि अपन बहुत बड़ी कोई बहुत डीप डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले फंडामेंटल्स को लेके कि जहाँ पे मैं आपको सारे दुनिया भर के ईबी पीवी रेशियो और ये बुक वैल्यू ऐसा वैसा ये वो नहीं पढ़ाऊंगा। हम सिर्फ उतना फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे जितना हमारे लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात आप मानो चाहे ना मानो, जिस कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, प्राइस मूवमेंट जनरली उसी में ही अच्छा आता है। मतलब अगर आप बोलो कि भैया सुजलॉन था, सुजलॉन अभी भाग गया, कैसे भाग गया भैया? वो तो उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, बट वो तो भाग रहा है। तो भाई एक चीज़ ध्यान दो, उसका अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था, वो क्वार्टर वो वाला नहीं गाइस, ये अर्निंग्स आती हैं 4 महीने में एक बार कंपनी अपनी अर्निंग रिलीज करती है, रिजल्ट रिलीज करती है कि हमने कैसा किया क्या किया, ताकि लोग समझ सकें। तो उसने अपनी क्वार्टरली अर्निंग दी, वहाँ पे आप देखोगे कि उनका बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आया है, सारी चीज़ें अच्छा रही हैं। तो अब उसके फंडामेंटल्स में अच्छी चीज़ आई है, खबर आई है, तो वो शेयर प्राइस में भी देखने मिला। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप देखो, अभी ये हो रहा है कि लोग ट्रेडिंग 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 बहुत करने लगे हैं। बट आज से 5 6 7 साल पहले आप देखोगे या आप बड़े बड़े मार्केट्स को देखोगे, तो भाई वहाँ पे ट्रेडिंग 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 नहीं होती, मेनली इन्वेस्टिंग को फोकस में लिया जाता है कि इन्वेस्टिंग करेंगे। ये तो ट्रेडिंग या एफएनओ का भूत आजकल चढ़ गया है लोगों को, बट आज से 6 साल 8 साल पहले तुम आप देखोगे तो लोग रेयरली जानते थे कि इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे भी क्या होती है, एफएनओ में एफएनओ तो उस टाइम पता नहीं कोई था भी, 8 साल 10 साल पहले सब मेनली इक्विटी ड्रिवन मार्केट था, स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। तो वही है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यही है, और फंडामेंटल भी एक बहुत बड़ा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है अगर आप बोलो किसी भी इक्विटी या किसी स्टॉक के लिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक एग्जांपल से समझो, जैसे दो दोस्त लोग बात कर रहे हैं, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, अरे भाई उसके तो फंडामेंटली हिले हुए हैं, पता नहीं कैसा अजीब आदमी, मतलब क्या था भाई, उस इंसान में ही कुछ गड़बड़ है। अपन समझ गए नाम से। ऐसे ही फंडामेंटल्स जो होते हैं ना किसी भी स्टॉक के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जिसके फंडामेंटल जितने अच्छे उसके फंडामेंटल उतने अच्छी उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टर है, आप बोलोगे ब्लैक रॉक को कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या वो ऐसे सर्च करेगी कि स्टॉक, उसको एक स्टॉक मिला जो सर्किट मारता है रोज, वो उसमें क्या पैसा डाल देगी कि हाँ भाई चलो ठीक है, रोज सर्किट घलेगा, ये ऊपर जाएगा, बढ़िया, महीने भर में 100% रिटर्न बना लेंगे हम? नहीं भाई, वो देखेंगे फंडामेंटल्स उसके कि भाई उसकी अर्निंग कैसी है, उसकी सेल्स कैसी है, उसकी ऑर्डर बुक कैसी है, वो कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है, तब जाके वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि आज सुबह लेना है और 3 बजे के पहले बेच देना है प्रॉफिट बुक कर, नहीं, वो एक थोड़ा टाइम पीरियड लेके इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा सोच समझ के डालेंगे। तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। अब हमें फंडामेंटल एनालिसिस क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई एक सेटअप मिल गया, अभी तक अपन ने क्या सीखा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसी होती है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और सेटअप क्या होते हैं, और एक मैंने 52 वीक्स आई बहुत ही सिंपल सेटअप आपको सिखाया। अब आपको सेटअप तो मिल गया, अब आप बोलोगे कि भैया मैं पूरे सेटअप के भरोसे बैठ रहा हूँ क्या? आप चाहो तो बिल्कुल कर भी सकते हो, बट अगर आपको एक और एक्स्ट्रा कन्विक्शन मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस करके कि भाई सेटअप तो अच्छा है ही है, कंपनी भी अच्छी है, तो फिर आपको डबल कॉन्फिडेंस, एक डबल कन्विक्शन आ जाएगा कि हाँ भाई जो मैं सेटअप सेलेक्ट कर रहा हूँ या जो मैं सेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो एक अच्छा सेक्टर है, वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, वहाँ की उसकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, सेल्स अच्छी आ रही हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा फंडामेंटल, और आप सोचोगे कि कोई बहुत 200 400 पन्ने की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगा, नहीं, तुम्हारा भाई एक ऐसी वेबसाइट बताएगा, वहाँ पे तुम नाम टाइप करके एक क्लिक करोगे, उस कंपनी का पूरा चिट्टा कट्टा तुम्हारे सामने खुल जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है, अगर वो ओके ओके हैं तो फिर आप उस पर एक्स्ट्रा कन्विक्शन अपने सेटअप पे ले सकते हो। तो हम इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं, हम वो नहीं सीख रहे हैं कि किसी का वैल्यूएशन निकालना, खैर वो अपने बस की बात भी नहीं है, अच्छे से नहीं होता, और उसके लिए बहुत हायर स्टडीज़ लगती हैं, हायर नहीं मतलब एक्सट्रीम लेवल की स्टडी लगती है। वो अपन ना यहाँ अपना मतलब है वो, ना अपन वो यहाँ कर पाएंगे, क्योंकि अपन को इकोनॉमिस्ट तो बनना नहीं है। अगर किसी को इकोनॉमिस्ट बनना होता तो वो यहाँ यूट्यूब पे बैठ के वीडियो ना देख रहा होता, ना बना रहा होता, वो कहीं बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस में बैठ के कोई मास्टर स्टडीज़ कर रहा होता या कुछ पीएचडी कर रहा होता। तो अपन वो चीज़ छोड़ते हैं, अपन अपने पे आ जाते हैं।
अब देखो, एक फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है EIC। EIC का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। अब ये एक टाइप का एनालिसिस टूल होता है, मतलब कोई वैसा टूल नहीं कि कोई इसमें सॉफ्टवेयर है वो लगाओ, एक मतलब समझो एनालिसिस करने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे कि कोई भी सेक्टर या कोई भी चीज़ दिमाग में आ रही है, तो पहले देखो कि वो इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है। क्या इकोनॉमी अच्छा करेगी तो क्या वो भी चीज़ अच्छा करेगी, या उसका इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट या आप ये जो व्हीकल ये ले लो, ऑटो सेक्टर ले लो। आप देखो, आप गूगल पे सर्च करो कि भाई एक ऑटो सेक्टर किस इकोनॉमी से अपने देश में बढ़ रहा है, इकोनॉमिक फ्यूचर इसका कैसा है, ब्राइट है, कम है, कैसा है। आप वो समझो। हाँ भैया देखो, ऑब्वियस सी बात है भाई, देश है बिना ट्रांसपोर्ट के कैसे चलेगा, या दुनिया बिना ट्रांसपोर्ट के कैसे चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक नीड है, चाहिए। तो मतलब हमेशा ही ये चीज़ बढ़ने वाली है इकोनॉमी के साथ साथ। जितनी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी उतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे, लोग और महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे, सब करेंगे। तो ये फ्यूचर वाली अच्छी चीज़ है। हाँ भैया, ऑटो सेक्टर अच्छी इकोनॉमी के साथ साथ अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके बाद आप आ गए इंडस्ट्री पे। अब ऑटो सेक्टर में आपको समझना है कि आपको ऑटोमेटिक या जैसे कि EV गाड़ियाँ देखनी है, या फिर आपको पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ देखनी है। आपने इंडस्ट्री को समझा कि फ्यूचर किसका ज़्यादा ब्राइट है। अब आप समझ गए कि भैया हाँ, पेट्रोल डीजल तो बढ़िया है, बट हर जगह EV, हर कोई EV स्टॉक, सरकार भी EV को बहुत प्रमोट कर रही है, मतलब कुछ तो फ्यूचर है। फिर आप आ गए उस पर कि EV की कौन कौन सी कंपनियां हैं। इस तरीके से जब आप एक इस एनालिस्ट को, मतलब ये क्या है कि इसमें आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी के बारे में समझना पड़ेगा उस सेक्टर की, फिर उस इंडस्ट्री को समझो, फिर कंपनियां पता करो गूगल से कि भैया कौन सी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में वर्क कर रही हैं, जो इन सेक्टर में फ्यूचर, जैसे कि बैटरी वाली कंपनियां हैं, अमर राजा बैटरी है, एक्साइड है, इनका फ्यूचर है भाई। गाड़ी बनेगी तो बैटरी तो लगेगी ना EV की, कि बिना बैटरी के चल जाएगी नहीं भाई, बैटरी कौन बनाएगा, जो है कंपनियां। अब उसमें से आप लीडिंग कंपनियां ढूंढ लो कि भाई जो जो जिनका सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, जिनका सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड हो। बड़ी कंपनियां जब बड़ा मास प्रोडक्शन चालू करेंगी तो बैटरी कहीं ना कहीं कोई तो बना के देगा उन्हें। अभी तो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं अपन बाहर से बहुत ज़्यादा, बट कभी अब आपने सुना होगी लिथियम का बहुत बड़ा डिपॉजिट मिल गया। आज नहीं तो कल सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर भारत जो अपन बनना चाह रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा स्टोरी अभी चल रही है, उसमें बैटरी में भी आएगा। अपना देश चाहेगा कि भाई हम खुद ही बैटरियाँ बनाएं, तो कोई इंडियन कंपनी बनाएगी। अगर आप ढूंढ लो कि वो कौन सी कंपनी है जिनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी वहाँ पे कि हाँ, फ्यूचर में अगर इसको ऐसे प्रोजेक्ट मिलते जाते हैं और कंपनी और अच्छे से परफॉर्म करती आती, ग्रो करती आती, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो वहाँ आप उस सेक्टर के स्टॉक पे सेटअप ढूंढ सकते हो, सेटअप बन रहा है तो उसको ट्रेड कर लो। अब ये तो एक रफ बात हो गई कि भैया आपने तो राम कहानी सुना दी कि ये ऐसा ऐसा होता है, एंड में ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा देख लेना। बट एक्चुअली में हम इसको कैसे करें, तो फंडामेंटल कैसे करें वो ध्यान से समझ लो। चलो गाइस, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, नए लोग सब्सक्राइब कर लो, और कुछ अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दो, या एक सेक्टर का नाम बता दो जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा कर सकता है। और अगर किसी को कोई हिडन कंपनी पता हो चुपचाप से, तो कमेंट में, अगर दिल करे तो कमेंट में लिख दो उस कंपनी का नाम, अपन उसका एनालिसिस कर लेंगे। चलो गाइस, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन समझते हैं कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली करते क्यों हैं। क्योंकि हमें चाहिए कि जिसकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो वो फ्यूचर ग्रोथ अच्छी लगे। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आके किसी स्टॉक को बाय करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, उसके वो फंडामेंटल देखेगा। अब आपको क्या फंडामेंटल देखने वो अपन समझ लेते हैं। तो देखो, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है मार्केट स्मिथ। मार्केट स्मिथ डाल दोगे तो देखो मार्केट स्मिथ इंडिया आएगी वेबसाइट, है ना। इसको आप खोल लेना, मार्केट स्मिथ इंडिया खोलोगे तो ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का नाम करोगे जो लिस्टेड है, वहाँ पे आप उसका नाम आ जाएगा और आप उसको क्लिक करोगे तो आपको उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस ये खुद बता देगा। अब जैसे अपन डाल रहे हैं रिलायंस, अब ये आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने एक क्लिक करा, आप कोई भी स्टॉक डालोगे वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये सब नहीं देखना, EPS ये मतलब अपन इतने डिटेल में भी नहीं आ रहा, बहुत रफ बेसिस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी चार्ट है, कुछ नहीं है, आपको इसको भी अभी इग्नोर कर दें, चार्ट तो अपन अलग वैसे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे समरी में जहाँ पे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ आप किसी भी कंपनी के बारे में समझ सकते हो कि देखो ऑयल एंड गैस इंटीग्रेटेड है, मतलब आप समझ गए ना, ऑयल एंड गैस किस चीज़ की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इन्वॉल्व बिजनेस एक्टिविटीज नेचुरल गैसेस, कंपनी टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू या लगा इक्विटी कैपिटल इतना है, किस ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, सेल्स कितनी है, फ्लोटिंग शेयर कितने हैं मार्केट में, आप यहाँ पे ईल्ड देख सकते हो, बुक वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे अल्फा बीटा, हालांकि ये कोई काम के नहीं है अपने को। अपन को जो मेन चीज़ काम की है वो ये है क्वार्टरली अर्निंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो कोई भी कंपनी है, किसी ने कोई भी एक प्रोजेक्ट डाला है, कोई भी प्लान डाला,
या ऐसे ले लो कि किसी की दुकान है, उसका सामान बिक रहा है तो ही तो उस पर प्रॉफिट आएगा। अगर उसका सामान ही नहीं बिकेगा तो भाई वो दुकान तो लॉस में चली जाएगी। या जैसे लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, किसी ने खोला, 2-3 महीने चला ठीक ठाक, फिर लोग कम आने लगते हैं, धीरे धीरे ऑलमोस्ट डेड सा हो जाता है, तो भाई उसको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। तो आप चाहोगे कि कोई एक ऐसी कंपनी को पकड़ो जिसके फंडामेंटल्स खराब हो या जिसकी अर्निंग्स और सेल्स गिर रही हो? वो तो खराब बात है। अगर सेल्स नहीं होंगी या चीज़ बिकेगी नहीं तो कंपनी पे प्रॉफिट या पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो उसके फ्यूचर आउटलुक पे सवाल आ जाएगा कि क्या भाई ये सस्टेन कर भी पाएंगे, या फिर कर्जा लेके ही ऐसे आपने ना इस कंपनी में इतना डेट है, इतना कर्जा चढ़ चुका है, यहाँ से ले लिया वहाँ से ले लिया, तो वो गलत चीज़ है। अगर उसकी सेल्स और अर्निंग इंप्रूव होगी तो कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव होंगे, सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी पे प्रॉफिट अच्छा आएगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा तो कंपनी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर पाएगी, नए 4 सेटअप डाल पाएगी, 4 चीज़ें कर पाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कंपनी की सेल्स और अर्निंग पर शेयर बढ़ती रहनी चाहिए। अब क्या ये आप बोले भैया अर्निंग पर शेयर बता दो, तो देखो ये एक टिपिकल चीज़ होती है, इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, बट अपन को मतलब नहीं ना, हमें तो ये चीज़ वेबसाइट करके दे रही है। आपको क्या देखना है कि यहाँ जो क्वार्टरली अर्निंग का ये जो टैब है इस पे जाना और यहाँ पे आप देखना है कि यहाँ पे देखो हर क्वार्टर इसकी अर्निंग्स आती रहती हैं। अब थोड़ा आगे पीछे चलता है कि हो सकता है कि आप बोलो कि अरे भैया किसी कंपनी की तो अभी आ गई, इसने अपडेट नहीं करी, थोड़े टाइम बाद हो जाती हैं अपडेट, बट यहाँ आप देख सकते हो रेगुलरली आती रहती हैं। यहाँ पे अभी जून 24 तक की इसने रिपोर्ट दे रखी है यहाँ पे। तो आप यहाँ देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सेल्स यहाँ पे पिछले बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट अब देखो वापस सेल्स बढ़ने लगी है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। आप ऑब्वियस सी बात है भाई, सेल्स किसी कंपनी की बढ़ेगी तो उसके लिए अच्छी बात है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ती रहनी चाहिए। अब ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे कम आ रही है क्योंकि इसका मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन होता है। बट आपको क्या चीज़ ध्यान से देखनी है कि अगर यहाँ पे आपने कोई कंपनी सर्च करी, उसकी लगातार यहाँ पे नेगेटिव है, लाल लाल पूरी अर्निंग्स माइनस में आ रही है, मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अब कंपनी में कोई गड़बड़ है तो कोई बड़ा इन्वेस्टर या जिसकी सेल्स ही नहीं हो रही, जिसका सामान ही नहीं बिक रहा, कोई वहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा क्या? आपको हो सकता है ऐसे करे, मतलब लोग मिल जाएंगे थोड़ा बहुत करते, बट एक बड़ा मूवमेंट वाली बात होती है ना, वो आपको यहाँ आता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके फ्यूचर आउटलुक अभी अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे कि अभी सुजलॉन का एग्जांपल ले लो, सुजलॉन में एकदम से रैली क्यों आ गई? भैया वो तो स्टॉक इतना अच्छा नहीं है, लोग उसको अच्छा नहीं मानते, बट अगर आप उसका ध्यान से देखो, एक तो सेटअप भी फॉर्म हो रहा था, ऊपर से आप देखोगे उसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मतलब क्यों? क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं फंडामेंटल बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे चीज़ें इंप्रूव हुई हैं तो लोगों ने उसको खरीदना चालू किया कि भाई इसका हो सकता है और अगली क्वार्टर और अच्छा रिजल्ट आए, ऐसे साल 2 साल बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो उसका शेयर प्राइस आपको हवा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं, आज नहीं तो कल फंडामेंटल बेसिस पे हर स्टॉक अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ ही जाता है। चलो अब थ्योरेटिकल ना जाते, वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है सेल्स और अर्निंग पर शेयर। आपको मेन देखना है सेल्स हमेशा, और मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमेशा ही बढ़ती रहे, कभी थोड़ा पॉजिटिव आ जाती है, कभी नेगेटिव आ जाती है, बट ओवरऑल एक बढ़ती रहनी चाहिए। अब ये परसेंटेज वाइज ना कैलकुलेट होता है एक दूसरे से लेके, तो इसको मत आप ऐसे देखना कि अरे पहले तो 1 थी अब 24 आ गई अब 11 हो गई, नहीं, वो प्रीवियस टू प्रीवियस कंपेयर होता है। बट आपको ये देखना है कि यहाँ पॉजिटिवली समवॉट बढ़ती रहे। अगर किसी की सारी प्लस में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी है वो। बट अगर जैसे किसी की 1-2 भी, जैसे अब रिलायंस इंडस्ट्री, अगर इसकी 1-2 बार कम आ गई सेल्स तो आप क्या इसको खराब बोल दोगे? नहीं। अगर इसकी लगातार 6 से 8 क्वार्टर खराब आ रही हैं तो फिर दिक्कत बात है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, भाई इतनी बड़ी कंपनी है बट ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा इसने अंडर परफॉर्म करा बट वापस बैक टू ट्रैक आ गई। तो आपको देखना चाहिए कि सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता रहना चाहिए। आपने ये देख लिया, हाँ भाई ठीक है आप समझ गए। अब यहाँ पे आप आओगे ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान देखना है ओनरशिप पैटर्न। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, फॉरेन पोर्टफोलियो हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ये लोग पर क्वार्टर कैसा कैसा इस कंपनी को बाय सेल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो प्रमोटर्स कांस्टेंट होने चाहिए, प्रमोटर्स चेंज नहीं होने चाहिए, है ना। उसके बाद म्यूचुअल फंड देखो, मतलब पहले तो 6.5 था, फिर 6.9 हो गया, फिर 5.5 हो गया, 7.5 हो गया, 7.2। मतलब म्यूचुअल फंड इसको खरीद रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब ऑब्वियस सी बात है रिलायंस है, कौन नहीं खरीदेगा। बट कभी थोड़ा सा कम हो जाए तो ये मत करना कि अरे भाई इसका तो 1% कम हो गया, म्यूचुअल फंड ने बेच दिया या FII ने बेच दिया। देखो प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, किसी ने 1000 पे खरीदा हो, आप आज 3000 पे चल रहा है तो उसने बेच दी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसको किसी इंस्टीट्यूशन को अच्छी डिप मिलेगी, रिलायंस 2000 पे मिलेगा, भर भर के सब खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है भाई कि आज नहीं तो कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर ही जानी है। क्यों? क्योंकि उनका फंडामेंटल ऐसा है, क्योंकि उनके बिजनेस ऐसा है कि भाई तेल के बिना देश कैसे चलेगा। तो वही बात है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर क्वार्टर म्यूचुअल फंड वगैरह, या मेन चीज़ FII देखो, FII 22%, अब जैसे 21 कर दिया, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा,
मतलब ऐसा नहीं है कि खाली कर दिया, बट आप देखो 21% FIIs को होल्ड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगेगी। हाँ भाई, जैसे कि किसी की ग्रोथ दिख रही है कि किसी स्टॉक में कोई म्यूचुअल फंड उसको खरीदता जा रहा है, मतलब भाई कुछ तो देख रहे हैं वो इस सेक्टर में, तब तो म्यूचुअल फंड वाले इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी खरीदने लगेंगे, इतना बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड होता है, कोई सा भी स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं। अगर वो पर क्वार्टर कहीं ना कहीं स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपने सही स्टॉक ढूंढा है, उसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। अब आप यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर रेटिंग भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस 6% होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड 2% करे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी 1% होल्ड करे। मतलब भाई कुछ तो बात है, ऐसे ही थोड़ी ना ये कि कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से आपको जज करना है। अब आपने अभी ये सब जज कर लिया, तो आपको पहले तो एक मेन चीज़ करनी है भाई, पहले तो आप चार्ट पे सेटअप ढूंढोगे ना। जब आपको सेटअप मिल जाएगा तब आप यहाँ इस फंडामेंटल पे आओगे। आपने देखा सेटअप अच्छा फॉर्म हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो पोलन फ्लैग हो सकता है, कप एंड हैंडल हो सकता है, और अपन ने क्या सीखा, असेंडिंग ट्रायंगल वगैरह हो सकता है, कोई भी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, पहले आप उसको चार्ट पे फाइंड करो वो स्टॉक। वो पैटर्न फाइंड कैसे करना है मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने सिखाया 52 वीक्स हाई वाला सेटअप कैसे ढूंढना है। वहाँ पे आपको स्क्रीनर भी दिया है, वहाँ पे आप स्क्रीनर चला के दिखाया भी है कि आप सेटअप कैसे ढूंढो। वो आप ढूंढो, उसके फंडामेंटल देखो, क्या फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं। अगर ये फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, मतलब कंपनी बिल्कुल सही जा रही है, आप भी सही ट्रैक पे जा रहे हो, फिर आप उस पर अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करो, जो कि आपको मैं सिखा ही चुका हूँ। तो इस बेसिक तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस समझ सकते हो और उसको स्विंग ट्रेडिंग में एनालाइज या यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कन्विक्शन आ सके कि हाँ भाई मैंने जो सेटअप ढूंढा है वो सेटअप भी अच्छा है, उसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो आपको डबल कंफर्मेशन आ गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, कि अगर कोई म्यूचुअल फंड भी इसको बढ़ा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई सेटअप ढूंढा, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो वो कल ही ब्रेकआउट कर दे, या वो फेल नहीं हो सकता। सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, कभी आप सही होते हो, कभी आप गलत होते हो, बट आप अपने सही और गलत के चांसेस बढ़ा या कम कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो कि अच्छा सेटअप ढूंढो, अच्छा सेटअप के साथ उसका फंडामेंटल थोड़ा सा कर लो। अगर फंडामेंटल भी अच्छे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन कि भाई आपने अच्छा स्टॉक ढूंढा है फंडामेंटली। तो गाइस चलो अभी इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी। बट गाइज आई होप इस वीडियो पे मुझे 1K लाइक मिल जाएंगे, या 1000 लाइक होते हैं तो कल तो मैं मार्केट एनालिसिस डालूंगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्केट में बड़ा रिवर्सल आ सकता है। आपने सब जगह सुना होगा कि US मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ, रिसेशन और ये वो, और मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी थोड़े दिन पहले इस जैसे ट्रैप करके, वो भी कुछ लोगों ने देखी हो, तो आई होप उनको सही लगा हो सब। बट अब आगे क्या करना है, पोर्टफोलियो का क्या करें, कैसे मैनेज करें, हम कैसे क्या कोई नई स्विंग ट्रेड पकड़ें, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको कल उस वीडियो में बताऊंगा। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाते हैं तो मंडे को मैं डालूंगा, वीडियो बन के रेडी हो चुकी है ऑलरेडी, मैं बना चुका हूँ, वो डालूंगा कि जो रिपोर्ट्स आती है ना अर्निंग की, वो फंडामेंटल रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें। तो चलो गाइस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।